हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम टॉपिक कुछ इंट्रोडक्शन ही स्टडी करने वाले हैं। बट वो इंट्रोडक्शन में हम लोग बिहेवियर ऑफ गैस स्टडी करेंगे, आइडियल गैस एंड रियल गैस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, और मीन फ्री पाथ और उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में पूछे गए हैं और उसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस में कवर करने वाली हूँ। तो सब लोग लेक्चर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करो, रटो मत। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, बिहेवियर ऑफ गैस। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने एटम का इन्वेंशन किया और उसके बाद सबसे बड़ा इन्वेंशन माना गया था एटम का। उसके बाद मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, ये 2 साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एटम तो होता ही है लेकिन वो एटम रैंडम मोशन में होता है। ये हमने स्टडी किया और ये रैंडम मोशन स्टडी करने के लिए उन्होंने गैस, ये सब्सटेंस का यूटिलाइजेशन किया, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है और एज कंपेयर टू इन दोनों के कंपैरिजन में गैसेस में ये सब्सटेंस बहुत ही कम होता है। गैसेस में ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने गैस सब्सटेंस को सिलेक्ट किया बिहेवियर ऑफ गैसेस स्टडी करने के लिए। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस में कुछ अजम्पशंस उन्होंने कंसीडर किए थे। वो अजम्पशंस कंसीडर करने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट इज नेसेसरी, ये क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखो, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेक अजम्पशंस व्हाइल स्टडीइंग बिहेवियर ऑफ गैस। सॉरी, यहाँ पे आर चाहिए। गैस का बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं। वो अजम्पशंस की जरूरत क्यों होती है, व्हाई इट इज नेसेसरी, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो, आप लिखोगे कि अगर किसी स्टोन को हम लोग थ्रोन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक जाता है। सपोज हमने ये स्टोन को थ्रोन किया, थ्रोन करने के बाद वो यहां तक जाएगा और यहां से रिटर्न वो नीचे आएगा, राइट। अगर मुझे इसका बिहेवियर स्टडी करना है, इस स्टोन का बिहेवियर स्टडी करना है, तो इसके लिए हम कौन से लॉज यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करते हैं। लेकिन वही अगर हम गैस के बारे में स्टडी करेंगे तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। सपोज हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में गैस भरा है, तो ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इसका स्टडी करने के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। इसका स्टडी करने के लिए हमें बिहेवियर ऑफ गैस ही देखना पड़ेगा और कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ेंगे जिनकी बेसिस पे हम लोग इसका स्टडी कर सके, इसका बिहेवियर स्टडी कर सके। तो ये जो अजम्पशंस है, इसके लिए स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स। इसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स। मैक्रोस्कोपिक ब्रांच में इसका स्टडी होता है, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों क्वांटिटीज का यूटिलाइज किया जाता है और फिर उसके ऊपर इसका स्टडी किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं। तो वो अजम्पशंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो गैस मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे हैं। कितने छोटे हैं, अगर मैं आपको इसका वॉल्यूम बताऊं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस इज सो लार्ज दैट मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिलेटेड विथ माइक्रोस्कोपिक। ये कितना है, 10⁻23 पर मीटर क्यूब। मतलब सिंगल वॉल्यूम में, एक वॉल्यूम में पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब बहुत ही बड़ा लार्ज वॉल्यूम हो गया ये 10⁻23। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का अगर इंडिविजुअल स्टडी करना चाहा तो इज दैट पॉसिबल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वो पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं। तो ये रीजन है उसके पीछे।
तो देखो बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप 1 बाय 1 लिखोगे, 1 पॉइंट वाइज। सबसे पहले पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड वेल विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सॉलिड ऑब्जेक्ट की मोशन हम लोग न्यूटन्स लॉ का यूज करके डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स। ये किसका यूज करके किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स। लेकिन इसके लिए हमें कुछ अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, एज गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। गैस के सभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन में। तो सिंगल मॉलिक्यूल का मोशन स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही लार्ज है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस इज सो लार्ज, कितना लार्ज, दैट इज 10⁻23 पर मीटर क्यूब, दैट मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी रिलेटेड विद द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑल्सो। ओके, हेंस इट इज नेसेसरी टू मेक अजम्पशन व्हाइल स्टडीइंग बिहेवियर ऑफ अ गैस। ऐसे उसका आंसर लिखोगे आप लोग, ठीक है। नोट्स में वैसे मैं लिख के देने वाली हूँ, आपके नोट्स में भी ये प्रोवाइड किया है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। इसके ऊपर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आइडियल गैस एंड रियल गैस। देखो, आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, जो कुछ अजम्पशंस हमने बनाए हैं। कौन से अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर अब्सेंट टोटली। ये अजम्पशंस अगर जो गैस वेरीफाई करता है, जो गैस प्रूव करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। और रियल गैस जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको हम रियल। इंटर एटॉमिक फोर्सेस तो जीरो कभी हो नहीं सकते, उसमें होते ही है, तो वो होगा रियल गैस। या फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस, तो आप सिंपली आंसर क्या लिखोगे, द गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो जो गैस ये इक्वेशन ओबे करता है उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। सभी प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए जो गैस ये इक्वेशन ओबे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक के ऊपर। दोनों में बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। आइडियल गैस हम किसको कहेंगे, जो ओबे करेगा ये इक्वेशन उसको हम आइडियल गैस कहेंगे, जो ओबे नहीं करेगा वो रियल गैस। एक्चुअली अपने डेली लाइफ में कौन सा भी रियल गैस, कौन सा भी आइडियल गैस नहीं है। सभी गैसेस ही रियल गैसेस है, क्योंकि ऐसा गैस है ही नहीं जो ये इक्वेशन पूरी तरह वेरीफाई हो, पूरी तरह प्रूफ करे। ऐसा इक्वेशन, ऐसा गैस नहीं है अपनी रियल लाइफ में, रियल गैस ही है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में इंटर एटॉमिक फोर्सेस अवेलेबल होते ही है। ओके, सो गैस के मॉलिक्यूल्स में ये है, इसका मतलब वो आइडियल गैस नहीं है। इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो वो क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन द कंडीशंस अंडर विच अ रियल गैस ओबेज एन आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसी कौन सी कंडीशंस में रियल गैस आइडियल गैस का इक्वेशन ओबे करता है। तो सबसे पहली कंडीशन है लो डेंसिटी। अगर गैस की डेंसिटी लो होगी देन इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन है लो प्रेशर। अगर गैस का प्रेशर लो होगा देन इट ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। थर्ड कंडीशन है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो आइडियल गैस ओबे करेगा, सॉरी रियल गैस ओबे करेगा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये तीन कंडीशंस जो है इसमें रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करेगा। अगर दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो इन अदर वर्ड्स एट कंडीशन वेयर गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट सो दैट मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर निग्लिजिबल। जैसे कि लो डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, मॉलिक्यूल्स दूर है तो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड नहीं हो रहे, मतलब लो प्रेशर है। अगर लो प्रेशर है लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होने के बाद उसकी डेंसिटी लो होगी, प्रेशर लो होगा, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर रहेंगे। और मॉलिक्यूल्स दूर रहे तो ये रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन ओबे करता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं।
तो ये कंडीशंस हैं जिनकी वजह से रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसे आपको आंसर लिखना है। देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पे कैन यू टेल में अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। वाई इज द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ऑब्जर्व एट हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अभी मैंने आपको बताया कि रियल गैस आइडियल गैस ओबे कब करेगा? जब लो प्रेशर होगा एंड टेम्परेचर हाई होगा, तब ये पॉसिबल है। तो अभी इन्होंने ये पूछ रहे कि हाई प्रेशर पे, मतलब उल्टा, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे वो बिहेव क्यों नहीं करता है रियल गैस आइडियल गैस से? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि रियल गैस मतलब क्या और आइडियल गैस मतलब क्या। रियल गैस मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि रियल गैस में सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो रियल गैस में मैंने आपको बोला कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट निग्लिजिबल इन रियल गैसेस। आइडियल गैस क्या बताती है कि इन दोनों में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, बिल्कुल एब्सेंट है। लेकिन रियल गैस में ये फोर्सेस अवेलेबल है, दीज आर नॉट निग्लिजिबल। ओके, तभी हम इनको क्या बोल सकते हैं? रियल गैस बोल सकते हैं। ठीक है। दिस डू नॉट अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड विथ कंटेनर वॉल विथ फुल इम्पैक्ट। जो रियल गैस होते हैं ये अलाउ नहीं करते हैं मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होने के लिए, कंटेनर के ऊपर, वॉल के ऊपर कोलाइड नहीं होने देते, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो कोलिजन नहीं करते, अट्रैक्ट कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल अगर इसके नजदीक है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, कोलाइड होके दूसरी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आइडियल गैस में ये कोलिजन है। ओके, इसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। अगर कोलिजन नहीं होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा रियल गैसेस में। और हाई प्रेशर पे क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल्स बहुत ही नजदीक होते हैं हाई प्रेशर में। ये दो मॉलिक्यूल्स नजदीक होंगे हाई प्रेशर में। इफ टू मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन द शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग। अगर ये दोनों भी बहुत नजदीक है हाई प्रेशर में, पहली कंडीशन अगर हम देखें हाई प्रेशर की, तो ये दो मॉलिक्यूल नजदीक होने की वजह से उनके जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है वो एक्ट होंगे, उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है इट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल बट हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल। तो उसकी वजह से क्या होगा? नेट वॉल्यूम जो है गैस का कैन नॉट बी इग्नोर्ड अगेंस्ट अवेलेबल वॉल्यूम फॉर मोशन। वेरी लेस वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूलर मोशन। बहुत ही कम वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूलर मोशन के लिए। इसकी वजह से हम रियल गैस को आइडियल गैस में, हाई प्रेशर में उसको आइडियल गैस नहीं कह सकते, डेविएशन दिखाता है। ये होगी हाई प्रेशर की बात। ये मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं, उसकी वजह से शॉर्ट रेंज फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट होते हैं हाई प्रेशर में। इसके लिए रियल गैस बिहेव नहीं करता आइडियल गैस के जैसा। और लो टेम्परेचर में क्या होता है? देखो, लो टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मोशन बिकम स्लो। मॉलिक्यूलर मोशन स्लो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं टू ईच अदर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अट्रैक्ट होंगे मतलब कोलाइड नहीं होंगे। इसकी वजह से जो रियल गैस है दैट डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस। समझ में आया? लो टेम्परेचर में मॉलिक्यूल स्लो होंगे, स्लो होने की वजह से अट्रैक्ट होंगे। और हाई प्रेशर में क्या होगा? मॉलिक्यूल नजदीक होंगे तो सो शॉर्ट रेंज फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर डेविएट होता है, डेविएशन दिखाता है। समझ में आया सबको? तो रियल गैस आइडियल गैस में कब बिहेव करेगा? उसके जैसा बिहेव कब करेगा? जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये बात आपको याद रखो। और यही कंडीशन है इसकी, लो डेंसिटी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दिस इज द कंडीशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखो, कंसिडर करते हैं एक कंटेनर में हमने गैस लिया, गैस को बंद करके रखा, तो एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने स्टडी किया कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको रैंडम मोशन होती है।
तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, कंसिडर करो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और एक स्मॉल पार्टिकल के जैसा, स्मॉल और हार्ड पार्टिकल के जैसा ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल, क्योंकि आइडियल गैस हमने कंसिडर किया है, आइडियल गैस में कोलिजन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टोटली अब्सेंट होते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, तो ये फ्री पाथ है, यहाँ पे कुछ भी कोलिजन नहीं है, तो इसको हम फ्री पाथ बोलेंगे। ये फ्री पाथ यहाँ पे जाएगा, यहाँ से कोलाइड होके वो उसका स्पीड और मोशन दोनों भी चेंज करेगा। तो इसने इसकी मोशन चेंज की, अब इसका पाथ चेंज हो गया, तो अभी ये यहाँ से कोलाइड होके फिर वापस ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड होगा, यहाँ से वापस कोलाइड, कोलिजन की वजह से उसका पाथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, और फिर यहाँ पे कोलाइड होगा, फिर यहाँ पे कोलाइड होगा, फिर यहाँ पे कोलाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे उसका मीन फ्री पाथ बनेगा। तो फ्री पाथ, इसको फ्री पाथ बोलते हैं हम लोग। तो इसके कितने फ्री पाथ हो गए, देखो 1 2 3 4 एंड 5 फ्री पाथ हो गए। तो इन सब फ्री पाथ का एवरेज निकालना, मतलब सपोज इसको हमने नाम दिया λ1, इसको नाम दिया λ2, इसको नाम दिया λ3, λ4, λ5। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, इन सभी का एवरेज निकालना। मीन फ्री पाथ मतलब कितना डिस्टेंस वो फ्रीली चला, कोलिजन छोड़ के कितना डिस्टेंस वो फ्रीली चला, दैट इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस अप टू λ5 डिवाइड बाय 5। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है ट्रेवर्स्ड बाय मॉलिक्यूल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो कितना चला, उसका एवरेज निकालना, एवरेज डिस्टेंस निकालना, उसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ्स। तो यहाँ पे जो ये लैम्बडा है, मतलब एवरेज डिस्टेंस जो चला है वो लैम्बडा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी। ये डेंसिटी अगर ज्यादा रही, इफ डेंसिटी इंक्रीजेस देन लैम्बडा डिक्रीजेस, एंड इफ डेंसिटी डिक्रीजेस देन लैम्बडा इंक्रीजेस, बराबर है ना। अगर डेंसिटी ज्यादा रही तो मीन फ्री पाथ वो कम चलेगा, बराबर है, क्योंकि बहुत नजदीक मॉलिक्यूल, इतने नजदीक, तो मीन फ्री पाथ वो कम चलेगा। और ये मॉलिक्यूल बहुत ही कम डिस्टेंस चला वो, मतलब ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी इंक्रीज हुई, मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, मॉलिक्यूल इंक्रीज होने की वजह से फ्री पाथ डिक्रीज होगा। दैट मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कॉल्ड एज डेंसिटी बोलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज डेंसिटी। मतलब लैम्बडा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी को। और दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब लैम्बडा जो है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला हमें बताया गया वो फॉर्मूला ये है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2π। ये कांस्टेंट वैल्यू है दोनों भी, √2π। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब डी स्क्वायर भी नीचे आएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है मतलब n डिवाइड बाई v भी नीचे आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हमें बताया गया ये फॉर्मूला है, लैम्बडा दैट मीन्स फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2π डी स्क्वायर इंटू डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस देन फ्री पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, ऑब्वियसली, क्योंकि कोलिजन बहुत बढ़ जाएगा, उसकी वजह से वो कम फ्री पाथ चलेगा। वही अगर दूर है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो ज्यादा डिस्टेंस वो चला और फिर कोलाइड हुआ, ज्यादा डिस्टेंस चला फिर कोलाइड हुआ। इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सॉरी डेंसिटी डिक्रीज हुई, तो उसकी वजह से उसका मीन फ्री पाथ इंक्रीज हुआ। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसी फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल लेने वाली हूँ एक दो इससे रिलेटेड। तो देखो आज हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ गैस स्टडी किया, जिसके बेसिस के ऊपर कुछ अजम्पशंस हमने बनाए हैं। वो अजम्पशंस क्यों बनाए, क्योंकि मॉलिक्यूल का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन स्टडी करना डिफिकल्ट है, इसलिए वो अजम्पशंस उन्होंने क्रिएट किए हैं। सेकेंड, हमने आइडियल गैस और रियल गैस दोनों क्या होते हैं। आइडियल गैस हम किसको कहेंगे, जिसकी डेंसिटी लो होती है, जिसका प्रेशर लो होता है और हाई टेम्परेचर होता है, उस वक्त रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। और हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में रियल गैस बिहेव क्यों नहीं करता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और उसके बाद हमने मीन फ्री पाथ क्या होता है उसका फॉर्मूला हमने स्टडी किया।
अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1.0, ये 1.0 है, 1.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर। द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324 पिकोमीटर। मतलब हमें मीन फ्री पाथ लैम्बडा निकालना है। उन्होंने टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर और मॉलिक्यूलर डायमीटर दिया है मतलब डी, दैट इज 324 पिकोमीटर। और अज्यूम करने बोला है दैट द गैस इज आइडियल। तो सबसे पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं इसका यूज करके। तो गिवन देखो, टेम्परेचर क्या दिया है, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो ये होगा 273 केल्विन, उसमें प्लस 273 हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद प्रेशर क्या दिया है उन्होंने, 1.0 एटमॉस्फेयर, इसको हमें लिखना है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो वो कितना आएगा, 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। डायमीटर दिया है D इज इक्वल टू 324 पिकोमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, SI यूनिट में। तो पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, तो इसको हमें 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है पिको की वैल्यू को, -24 हो गया, यहाँ पे -12 चाहिए, -12 मीटर। ओके, और हमें क्या निकालना है, मीन फ्री पाथ मतलब लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पुट करनी है, वो लगने वाली है केबी, वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो वो वैल्यू कितनी है देखो, दैट इज डिनोटेड बाय केबी, क्योंकि आगे जाके हमें ये यूज करना है तो केबी आपको लेना पड़ेगा, वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आपको निकालना है लैम्बडा। तो सबसे पहले लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू होता है, कल हम इसके पहले टॉपिक में हमने देखा 1/√2 पाई d² n/v। तो यहाँ पे n तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन आपको और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में प्रूफ लिया था, वो प्रूफ कौन सा था, PV इज इक्वल टू n इंटू KBT, क्योंकि उन्होंने प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, मतलब आपको प्रेशर और टेम्परेचर का यूज करके n/v निकालना है। तो इससे हमें n/v का फॉर्मूला क्या मिलेगा देखो, n/v मतलब ये n एज इट इज आप रखोगे, ये v इधर शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड होगा n/v, और ये जो टर्म है, ये टर्म को आपको इधर शिफ्ट करना है, तो ये टर्म इस साइड जाके क्या होगी, डिवाइड होगी p को, मतलब n/v हमें क्या मिलेगा, p/kb इंटू t। तो इस जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई d², और n/v की जगह पे हम पुट करेंगे p/kb इंटू t। अब देखो ये kb इंटू टी यहाँ डिवाइड है, अगर हम इसको शिफ्ट करते तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये kb 1 इंटू kb इंटू टी, मतलब ये kb इंटू टी बनेगा, kb इंटू टी डिवाइड बाय √2 पाई d² इंटू p। ओके, तो ये सभी वैल्यूज आपको पता है, इनकी वैल्यू डाल दो। तो डालते हैं kb क्या है देखो, 1.38 इंटू 10⁻23, टेम्परेचर कितना है 273 डिग्री केल्विन, डिवाइड बाय √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, वो भी डाल दो, इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, इंटू डायमीटर कितना है 324, इंटू 10⁻12 उसका स्क्वायर, और p कितना दिया है, p की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵। ओके, तो इसके लिए आपको लॉग टेबल तो लगने ही वाला है, कुछ भी हो जाए, तो लॉग टेबल का यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 10 की जो पावर है इसको एक साइड में ले लो, फिर बाकी की वैल्यू के लिए लॉग टेबल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो -12 इंटू 2 कितना बनेगा, -24,
तो ये -24 ऊपर जाके +24 बनेगा। मतलब 10 की पावर थोड़ा साइड में मैं लिख लेती हूँ, 10⁻23। ये -24 ऊपर जाके +24 बनेगा, ये +5 ऊपर जाके -5 बनेगा। तो इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है, -23 -5 कितना होगा, -28। -28 +24 मतलब आपको मिलता है 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू 10 की पावर है। रिमेनिंग वैल्यूज को हम एक जगह लिख लेते हैं और लॉग टेबल का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बची हुई वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो 1.38, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1.38, ओके, इंटू 10⁻23 हमने निकाल लिया है, उसको साइड में रखो। बाकी क्या बचा, 273, ओके, इंटू ये 10⁻4 रहेगा, बाकी 10 पावर कहीं पे भी अभी नहीं आएगा। डिवाइड बाय ये -4 हम लोग साइड में लिखते हैं इधर, 10⁻4 डिवाइड बाय, क्योंकि इनका हमें लॉग निकालना है, 1.414 इंटू 3.14 इंटू 324 का स्क्वायर। ये देखो 324 का स्क्वायर, ये 10⁻12 का हमने +24 इधर लिख लिया है, तो वो निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया, ठीक है। बचा क्या अभी, इंटू 1.01, ओके, और ये यहाँ पे रहा 10⁻24। अब देखो ये बची हुई जो वैल्यूज है इनका हमें लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लॉग टेबल का यूज करके क्या करेंगे, इसका लॉग दोनों का ऐड होगा, बाकी सभी टर्म्स हमें क्या करनी होगी, सबट्रैक्ट करनी होगी, क्योंकि वो डिवाइड बाय है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू लॉग 1.38 प्लस लॉग 273 माइनस, ये बाकी सभी वैल्यूज माइनस होगी, लॉग 1.414 माइनस लॉग 3.14 माइनस ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, लॉग का रूल आपको पता है, 2 इंटू, नहीं तो मेरे वीडियोस देखो लॉग टेबल के, उसमें आपको पता चल जाएगा। फिजिक्स मॉम एजुकेशन के ऊपर मैंने लॉग के सभी वीडियोस डाले हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है। 324 माइनस लॉग 1.01, तो ऐसे सभी का लॉग आपको देखना है। तो लॉग टेबल, लॉग में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता होगा। उसके लिए देखो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, मतलब 0.13 का 8 में देखो लॉग आपको मिलेगा 1399, लॉग टेबल में देखना है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 1 2 3 डिजिट है, मतलब 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियोस डाले हैं, देखो सब लोग। 2.27 का 3 में देखो कितना आता है, 4362, चेक कर सकते हैं आप लोग। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा बोलो, पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, मतलब 0 पॉइंट क्या आएगा, 1504। किसका देखना है, 14 का 1 और 4 में देखना है। अब आगे की वैल्यूज को आपको माइनस करना है, -3 पॉइंट है, मतलब 0 पॉइंट, 31 का 4 में देखना है, 31 का 4 में 4972, आप खुद कैलकुलेट करके देखो। माइनस इसके यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 324 का पहले कैरेक्टरिस्टिक, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू, मैं डायरेक्टली 2 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू डालती हूँ, 5.0210, इसका पूरा, मतलब पहले आप लॉग देख लो इसका, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, एक ही पॉइंट डिजिट के पहले, पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो 10 का 1 में देखना है, 0043, ये आ गई सभी वैल्यूज। अब इन सब का आप लोग ये नीचे की जो वैल्यूज है इज इक्वल टू, इन सब की एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो फाइनल आंसर मिलेगा उसका हमें एंटी लॉग देखना है। मैं यहां ऊपर का रफ करती हूं ताकि आपको समझ में आएगा। तो वो आंसर हमें मिलता है -4.9032। इन सब की एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको ये फाइनल आंसर मिलता है। अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग, और यहाँ पे देखो ये 10⁻4 यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी एंटी लॉग देखने के बाद, अब एंटी लॉग आप किसका देखोगे, 0.90 का 3 और 2 में देखोगे। देखो लॉग टेबल में कितना आता है, वो आता है
8.002 ये आता है एंटीलॉग, और यहाँ पे -4 है ना, इसको इंटू 10⁻⁴ हमें करना पड़ेगा। 90 का 3 और 2 में ये लॉग एंटीलॉग आता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक -4 है, उसको हमने 10⁻⁴ में लिखा और इंटू ये 10⁻⁴ एज इट इज रहेगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, नियरली इक्वल टू 8 इंटू ये -4 -8 बनेगा, 8 इंटू 10⁻⁸ ये आपको आंसर मिलता है, दैट इज इन मीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 इंटू एक डिजिट हमने इधर शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो ये रहेगा 10⁻⁷ मीटर। ये हमें क्या मिला, लैम्बडा, यही हमें चाहिए था। लैम्बडा इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये हमें फाइनल आंसर मिला। समझ में आया, ऐसे सॉल्व करना है। ये लॉग का कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इतनी बड़ी वैल्यू को हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, उसको लॉग टेबल का यूज करके ही सॉल्व करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, मीन फ्री पाथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 70 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा दिया है 70 नैनोमीटर एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। उसकी वैल्यू नहीं दी है बट आपको वो लेनी है। फाइंड द मॉलिक्यूलर डायमीटर, मतलब डी हमें निकालना है, ऑफ द ऑक्सीजन इन पिकोमीटर, मतलब 10⁻⁻² के ऑर्डर में निकालना है। Assuming it to be an ideal gas, take value of Boltzmann constant as 1.38 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो क्या क्या दिया है, लैम्बडा मीन फ्री पाथ, लैम्बडा इज इक्वल टू 70 नैनोमीटर। 70 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू कितनी होती है, 70 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एट एसटीपी टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, एंड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बस यहाँ पे हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर की वैल्यू निकालनी है इन पिकोमीटर। याद रखो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उन्होंने दिया है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूटिलाइज करना है। कौन सा फॉर्मूला, लैम्बडा का। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिखती हूँ, kB/T डिवाइड बाय, कैसे लाया आपको पता है, लास्ट न्यूमेरिकल में हमने वैसे ही सॉल्व किया है, 2πd² इंटू पी। तो यहाँ पे d² फाइंड आउट करना है, तो d² को इधर शिफ्ट करो, लैम्बडा को इधर शिफ्ट करो, तो ये d² इस साइड आके मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा और लैम्बडा इस साइड आके डिवाइड होगा, kb इंटू टी डिवाइड बाय √2π, यहाँ लैम्बडा आएगा, d² उधर शिफ्ट किया है, और p। अब सभी वैल्यूज आपको पता है, ये सभी वैल्यूज यहां से इसमें पुट कर दो, तो हमें मिलेगा d² इज इक्वल टू, यहाँ पे kb की वैल्यू क्या है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 273 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी लॉग टेबल लगेगा, √2 क्या होता है 1.414, √2 तो लर्न ही कर लो। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू लैम्बडा दिया है 70 इंटू 10⁻⁹ इंटू पी कितना दिया है 1.01, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गई मैं, सो इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी है। तो यहाँ पे अभी 10 पावर को, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, 10 पावर को हम साइड में निकाल लेते हैं और फिर बाकी वैल्यूज के लिए लॉग टेबल यूज करेंगे। 1.38 एज इट इज रहने दो, इंटू 273 एज इट इज रहने दो, इंटू ये 10 पावर को मैं इधर लिखती हूँ -23, ओके, डिवाइड बाय 1.414 एज इट इज रहेगा, 3.14 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो ये 70 जो है मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, इंटू 7 इंटू 10 इंटू -9,
तो 1 माइनस 9 कितना आएगा, -8। तो ये -8 ऊपर जाके क्या बनेगा, +8, जो हम यहाँ पे लिखेंगे +8। ओके, तो ये वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, बस आपको मिलेगा -9। उसके बाद ये इंटू 1.01 है। ओके, उसके बाद ये 10⁵ जो है नीचे +5, ऊपर जाके क्या बनेगा, -5। तो सभी 10 पावर को मैंने एक जगह ले लिया। अब बाकी वैल्यूज के लिए हम लोग लॉग टेबल यूज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये 1.01 है, मतलब नियर अबाउट ये वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाल दी तो भी चलेगा, तो आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। अब ये वैल्यूज का 10 टू द पावर हम लिखेंगे ही। अब इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करना है। तो लॉग टेबल के लिए हम देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था। log 1.38 प्लस log 273 माइनस ये बाकी सभी वैल्यूज यहां माइनस करनी पड़ेगी, log 1.414 माइनस log 3.14 माइनस log 7। ओके, और इंटू ये 10 टू द पावर कितनी है, इंटू 10 टू द पावर -23 -5 -28 होगा, उसमें से +8 किया तो 10 टू द पावर -20 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी इन वैल्यूज का लॉग हमें निकालना है। तो लॉग आपको निकालते आएगा। लॉग निकालने के बाद सबकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनली हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिख लेते हैं। पॉइंट के पहले एक डिजिट मतलब 0 पॉइंट। 13 का 8 देखो, 13 का 8 हमें मिलेगा 1399 लॉग टेबल में देखो, प्लस 1 2 3 डिजिट है मतलब 2 पॉइंट आएगा। 27 का 3 में, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे देखो और भी हम लोग इसको इजी कर सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप 7 से इसको डिवाइड हो रहा है, देखो इसको अगर 7 से डिवाइड किया तो हमें और इजी लगेगा। तो कैसे डिवीजन होगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 9 ज़ा 6। तो देखो 39, इसको 7 से डिवीजन हो रहा है मतलब यहाँ पे और भी इजी होगा। तो ये 39 बनेगा और ये 7 भी निकल जाएगा। मतलब आपको क्या बस इन चारों वैल्यूज का ही लॉग देखना है। यहां से माइनस log 7 भी निकल जाएगा। बस इतनी ही वैल्यूज का आप लॉग देख सकते हैं। तो 39 का लॉग क्या होगा, 1 पॉइंट। 39 का 0 में देखो कितना आता है, दैट इज 5911। देखो आप लोग भी, मैं भी देख रही हूँ, 5911 39 का 0 में, माइनस log 1.4 है मतलब 0 पॉइंट। 14 का 1 और 4 में देखो, 14 का 1 और 4 में आता है 1504 माइनस 3 पॉइंट है मतलब 0 पॉइंट। 31 का 4 में देखो, 31 का 4 में आता है 4972 और इंटू ये 10⁻20 एज इट इज -20। अब ये जो वैल्यूज है इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आएगी, फिर इसका एंटी लॉग हम लोग देखेंगे। एंटी लॉग ये सबकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1.0834 ये फाइनल वैल्यू हमें मिलती है, इंटू ये 10⁻20 एज इट इज रहेगा। तो इसका हमें क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है। 0.08 का 3 और 4 में एंटी लॉग देखो, वो आता है 1.212 और इंटू ये 10⁻1 एज इट इज आएगा, इंटू ये 10⁻20। ऐसे हम लोग इसका एंटी लॉग देखेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इसको 10 पावर में लिखो और बाकी वैल्यू का एज इट इज एंटी लॉग लिखो। तो ये हमें क्या आंसर मिलता है, देखो 1.212 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻20। तो इसको अगर हम इस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, 12.12 मिलेगा, राइट, इंटू ये 10⁻20 एज इट इज। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये d स्क्वायर की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो ये d इज इक्वल टू √12.12 इंटू √10⁻20। तो इसका स्क्वायर रूट आपको देखना पड़ेगा लॉग टेबल में। इसका स्क्वायर रूट आता है 3.481 इंटू ये 10⁻20 कितना होगा, 10⁻10 आएगा। इसका स्क्वायर रूट आएगा 10⁻10 मीटर। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इसको किस में लिखो, पिकोमीटर में लिखो। तो इसको पिकोमीटर में कैसे लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पे पिको के लिए क्या चाहिए, -12 चाहिए, तो -12 कब आएगा, मैंने आपको बोला है राइट में अगर पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो माइनस बढ़ता है, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो प्लस बढ़ता है। तो यहाँ राइट में कितने डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे, 2 डिजिट लग रहे हैं, 10 + 12 2, मतलब 2 डिजिट लग रहे हैं, तो 1 2, तो कितना आएगा 348.1 इंटू यहाँ पे हमें मिलेगा 10⁻⁰12 मीटर। देखो इधर लिखती हूँ, तो ये डी हमें क्या मिल रहा है, डी इज इक्वल टू 348.1, और ये -12 मीटर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पिकोमीटर लिखेंगे। देखो ये प्रीफिक्सेस ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया, अगर आपको नहीं पता प्रीफिक्सेस तो इसका 11th फिजिक्स मॉम एजुकेशन में मेरा पहला ही लेक्चर है प्रीफिक्सेस का, वो देखो, उसमें मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पे देखो ये 348.1 इंटू 10⁻⁻12 हमने क्यों किया, क्योंकि उनको डायमीटर किसमें लगने वाला था, यहाँ पे दिया है देखो, डायमीटर किसमें चाहिए उनको, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन इन पिकोमीटर में चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पिको मतलब 10⁻12 लाना पड़ा। ऐसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको लॉग टेबल का यूज करना ही पड़ेगा, अगर नहीं लॉग टेबल आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल बच्चों हमने लिए हैं, एक्सरसाइज का एक भी नहीं है, ऐसे ही मैंने न्यूमेरिकल्स डाले हैं। एक आपके बुक में सॉल्व न्यूमेरिकल है और दूसरा जो है वो ऐसे ही मैंने एक बुक से उठाया है, तो दोनों न्यूमेरिकल होप्स आपको समझ में आएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट जो है अगर आप ये संभाल लेते हो तो आगे का आपको सब कुछ क्लियर आएगा। बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला डाला और फॉर्मूले में वैल्यू भी डाल दी आपने, तो भी आपको 2 मार्क्स तो भी मिल जाएंगे। कैलकुलेशन के 2 मार्क्स बस कट होंगे, 4 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बच्चों इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।